तो आज का लेक्चर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले एक छोटी चीज़ है जो सबको पता होनी चाहिए, है ना। चाहे वो 11th में पढ़ रहा हूँ, चाहे वो 12th में पढ़ रहा हूँ, है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर नहीं आती है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाओ। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। थोड़ा सा बुरा लग सकता है सुनने में कुछ लोगों को जो 12th का टॉपिक पढ़ रहा हूँ, है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से अपन सीखेंगे कि कौन सी रिएक्शन क्यों होती है, क्यों यही प्रोडक्ट बनता है, क्यों मतलब ये वाला प्रोडक्ट, ये इतने सारे प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उसमें ये वाला प्रोडक्ट ही मेजर बनता है, बाकी सारे प्रोडक्ट माइनर बनते हैं। अब पर्टिकुलरली इस जगह पे ही क्यों अटैक हो रहा है, दूसरी जगह पे क्यों अटैक नहीं हो रहा है, क्यों एलिमिनेशन हो रहा है, क्यों एडिशन हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखने को मिलती हैं। और इसके अलावा बहुत कुछ, है ना। तो अगर केमिस्ट्री अच्छे से जाननी है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शॉर्ट फॉर्म में जो जीओसी होता है वो अच्छे से जानना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझ में आता तो फिर ऑर्गेनिक पूरा याद करना पड़ेगा, और चाहे कितना भी याद कर लो याद होगा नहीं, 1000 रिएक्शन होंगी और ज़रूरी नहीं कि वो एग्ज़ाम में आए, है ना। तो समझ लेना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और इसीलिए इसी मोटिव के साथ पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें समझना है ना, नहीं तो याद करने को बहुत कुछ, ठीक। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ते हैं, है ना। जैसे कोई रिएक्शन है ना, कोई भी रिएक्शन जब होती है ना, जैसे मान लो कि एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, है ना। HCl plus NaOH is equal to NaCl plus H2। सब ने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, सभी ये रिएक्शन के बारे में जानते होंगे। किसी ने बचपन में इसको बहुत ही रट के याद किया होगा, है ना। ये रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझना नहीं है, इसमें कुछ याद नहीं करना है। पर हाँ, ये रिएक्शन कैसे होती है ना। कोई भी रिएक्शन जो होती है उसके 2 स्टेप्स होते हैं, है ना। जो पुराने बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट साइड में, वो सारे बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड है रिएक्टेंट साइड में, वो हम सारे बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे HCl है, ठीक। तो HCl का बॉन्ड हम तोड़ते हैं ऐसे H+ और Cl-, ठीक है। H+ और Cl- में तोड़ दिया। और NaOH का बॉन्ड तोड़ देते हैं Na+ और OH-, ठीक है। तो ये सारे बॉन्ड हमने तोड़ दिए, जो पहले बने हुए थे उसको तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये H+ और ये Cl- आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वापस से HCl ही बन जाएगा। तो कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो पहले से बॉन्ड बने हुए थे उनको नहीं बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाएंगे। लाइक इस H+ को अपन इस OH- के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो H+ और OH- आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, वाटर का फॉर्मेशन होगा। और Na+ और Cl- जब आपस में जुड़ते हैं तो NaCl का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, इसी स्टेप्स के बारे में अपने को सीखना है ना। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, जैसे ऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शन होती है उसमें अपने को पहले सारा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और जो बॉन्ड टूट गया है उसको फिर जोड़ के नया बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो बॉन्ड अपन पहले तोड़ना सीखेंगे, फिर उसके बाद उसको जोड़ना सीखेंगे। यही पूरा केमिस्ट्री होता है, सिंपल सा, है ना। और हाँ, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है एक्चुअली में उतना आसान है नहीं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन सवाल दिमाग में आ सकता है कि HCl का बॉन्ड जो तोड़े हैं, हम H+ और Cl- न तोड़ के H- और Cl+ तोड़ देते हैं, है ना।
ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका एक सिंपल सा आंसर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि ऑब्वियसली Cl- की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है H और Cl के बीच में, है ना, वो Cl की तरफ शिफ्ट होंगे बॉन्ड तोड़ने पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन और आ सकता है कि भाई जो NaOH है इसको अपन NaO- और H+ में भी तो तोड़ सकते थे, है ना, ऐसे भी टूटता है, और NaOH का बॉन्ड ऐसे टूटता भी है, कई ऐसी सारी रिएक्शन है जिसमें इस तरह से भी तोड़ते हैं अपन रिएक्शंस को, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में जो प्रोडक्ट होगा वो अलग आ जाएगा ठीक है, पर एक्चुअली में प्रोडक्ट यही आता है, ठीक है, जब इसको हम ऐसे तोड़ें, है ना। तो हम कौन से बॉन्ड को तोड़ेंगे और किस तरह से तोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें सीखनी है अपने को GOC में, और फिर टूटने के बाद जो बना है वो किस तरह से नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये सारी चीज़ें अपने को सीखनी है। तो अगर ये चीज़ें सीख जाओगे तो प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा, जैसे ये प्रोडक्ट बना है आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बॉन्ड तोड़ना, ठीक है। लिखेंगे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड फिजन। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड का मतलब बॉन्ड को तोड़ना या बॉन्ड का फिजन करना, ठीक है। तो दो तरीके से बॉन्ड का फिजन किया जाता है है ना। एक होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन ये, और एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, दो तरह से कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, ठीक। तो पहले बात करते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन की, ठीक। जैसे मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है A और B, है ना, इसमें B की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, B की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, और इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर जो बॉन्ड है ये पूरी तरह से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, B पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपन एक बेंट एरो से दिखाते हैं, फुल बेंट एरो से, बहुत छोटी सी बात है फिर भी बता रहा हूँ मैं, बेंट एरो से दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन B की तरफ शिफ्ट हुआ है, B पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा माइनस चार्ज वैसे दिखाता हूँ, और A पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, A पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से बॉन्ड टूट जाएगा। और इस तरह से हमने क्यों तोड़ा, क्योंकि B की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो अगर B के अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो B की तरफ शिफ्ट हो जाए, सिंपल है, ठीक है। हाँ, अगर A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती तो A की तरफ शिफ्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझ में आना चाहिए भैया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आता है तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दें। अब यहाँ A पे अगर देखें तो A पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब A इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा कि रिच होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। तो A एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है और B एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, ठीक है। और अगर ये A इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनों की तरफ या न्यूक्लियस की तरफ, इलेक्ट्रॉनों की तरफ। तो इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और B क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इस बॉन्ड के फिजन में, इस बॉन्ड को तोड़ने के प्रोसेस में एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इस तरह के बॉन्ड फिजन को ही अपन हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं, ठीक है। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन की डेफिनेशन में लिखेंगे, इफ़ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ब्रेक्स इन सच अ वे दैट बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टूवर्ड्स वन एटम, ठीक है, आर शिफ्टेड टूवर्ड्स वन एटम। दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड बनने में केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्डिंग में, तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ जो दो आँखें जैसे दिखा रखे हैं ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन, और ये जो पोकर फेस बना है ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। कभी भी मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा, है ना, ऐसा नहीं कभी बनाऊंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन दोनों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज दोनों को रिप्रेजेंट करता है, और उसको अगर इस तरह से बनाएं तो ये एक स्माइली पोकर फेस बनता है कि ठीक है ऐसे ही,
ठीक है, देखने में अच्छा भी लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से में। हाँ, तो एक ही एटम की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है जनरली मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ना हो तो भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ भी शिफ्ट हो जाता है, डिस्कस करेंगे। जनरली ज़्यादातर केस में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। फ्रॉम वन एंड फॉर्म वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, एंड अनदर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को अपन हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलते हैं। कोई भी बॉन्ड होगा इसको ऐसे ही हेट्रोलिटिकली तोड़ दें, ठीक। पर क्या हो कि अगर एक ही टाइप के एटम, तो यहाँ पे दोनों ए हैं, दोनों के पास जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, ठीक है। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग को हम लोग फुल एरो से दिखा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग को हम लोग हाफ एरो से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे हाफ एरो से, ठीक है। रेड से रेड सा हो गया, बड़ा दिक्कत हो रहा है, ऐसा करते हैं, कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अपन ब्लू ले लेते हैं। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, इसको शिफ्ट किया हमने इसके ऊपर हाफ एरो से, और इसको शिफ्ट किया इसके ऊपर हाफ एरो से, ठीक है। और तो ऑब्वियस बात है कि जो ए बनेगा यहाँ पे, जो नया वाला ए है वो जो बन रहा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन उसी का है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन उसका था, वो अपना ले लिया, और ये वाला भी एटम एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। ये जो फिज़न होता है इसको हम लोग होमोलिटिक बॉन्ड फिज़न बोलते हैं, और ये जो 2 स्पेसीज बने हैं इनको अपन फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल है, और इस तरह का जो बॉन्ड फिज़न होता है इसको हम होमोलिटिक बॉन्ड फिज़न बोलते हैं। डेफिनेशन में लिखेंगे, डेफिनेशन लिखा हुआ सामने, व्हेन बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ब्रेक इन सच वे दैट ईच एटम टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड पेयर से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना। अंग्रेजी में लिखा हुआ, पढ़ लोगे सभी लोग, है ना, सबको अंग्रेजी अच्छे से आती होगी। बिटवीन दीज 2 एटम एंड फॉर्म 2 फ्री रेडिकल, इट इज़ कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड फिज़न। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोट करने वाली है, नीचे लिखा हुआ, ठीक है। नोट ये करना है कि जो होमोलिटिक बॉन्ड फिज़न होता है ना, बहुत ही रेयर केस इवेंट होता है। रेयर केस इवेंट का मतलब बहुत ऐसा नहीं कि हर बार ये होमोलिटिक बॉन्ड कराए जा रहे हैं, जहाँ पे मिले Cl बॉन्ड मिल रहा है वहाँ पे होमोलिटिक ही कराने लग गए, ठीक है। तो जैसे ब्रोमीन का बॉन्ड है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ब्रोमीन का हमेशा फ्री रेडिकल ही तोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है, बहुत एक पर्टिकुलर एक स्पेशल कंडीशन में होता है, ठीक है। कौन सी स्पेशल कंडीशन में, है ना, ये सिर्फ होता है फ्री रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंट में, है ना। अगर कोई फ्री रेडिकल इनिशिएटर प्रेजेंट है, जैसे सनलाइट प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड प्रेजेंट है, NBS प्रेजेंट है, NBS जानते हो, अच्छा बताते हैं, इसको एनब्रोमोसक्सिनामाइड बोलते हैं, एल्कली मेटल है, जिंक प्रेजेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में ही सिर्फ बॉन्ड का होमोलिटिक फिज़न होगा। अगर इसमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर ब्रोमीन का जो बॉन्ड होगा वो Br+ और Br- में तोड़ेंगे, और एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, जिसको हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिज़न बोलेंगे। हेट्रोलिटिक ही लिखा है ना। तो ये एक हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिज़न होगा अगर इन सब में से कोई एक प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई फ्री रेडिकल इनिशिएटर प्रेजेंट नहीं है तो बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ही तोड़ेंगे, और अगर इसमें से कोई प्रेजेंट है तब बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ेंगे, ठीक है। और इसी वजह से जो पिछले वाले में लिखवाया था कि जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, वो यहाँ पे समझ में आता है कि अगर कोई फ्री रेडिकल इनिशिएटर प्रेजेंट नहीं है
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने के बावजूद भी इसको हम Br+ और Br- में ही तोड़ेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो ये बॉन्ड दो तरीके से तोड़ते हैं। अब बात करते हैं अटैकिंग स्पेसीज़ की। जो बॉन्ड टूट गया तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज, कुछ नेगेटिव चार्ज और कुछ फ्री रेडिकल वाले स्पेसीज़ बने हैं, वो कहीं ना कहीं जाके अटैक करेंगे। ऑब्वियसली वो चार्ज्ड हैं, अनस्टेबल हैं, उनका ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो वो चाहेंगे कि ऑक्टेट पूरा हो, स्टेबल हो, है ना। तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे, अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना। उसके बेसिस पे अटैकिंग स्पेसीज़ को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एक ऐसा स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करे, है ना, जैसे Br+ लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। और जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के होते हैं। एक तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जिसको मैं E+ से रिप्रेजेंट करूंगा, सब जगह रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, जिसको सिर्फ E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर खाली E लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, और E+ लिखा है, इसका मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ऐसे स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हों और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो दूसरे लोगों की मदद करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ऐसे लोगों को अपन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज बोलते हैं और न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, जिसको मैं Nu- से रिप्रेजेंट करूँगा, और एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं, जो कि जिसको मैं सिर्फ Nu से रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको पूरा नोट करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है E+ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। E लिखा है मतलब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। निगेटिवली चार्ज है, Nu- से रिप्रेजेंट किया है तो निगेटिवली चार्ज है, और सिर्फ Nu से रिप्रेजेंट किया है मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखने पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पर मैंने कुछ लिखा नहीं है ना, इसको लिखेंगे अगले PPT में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द टाइप ऑफ अटैकिंग स्पेसीज। तुम्हें बताना है कि यहाँ पे ये जो अटैकिंग स्पेसीज कुछ लिख रखे हैं, इसमें से ये किस कैटेगरी में गिरता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊपर वाली लाइन की। ऊपर वाली लाइन में देखेंगे तो सब के सब पॉजिटिवली चार्ज्ड है। वो H+ है ना, Cl+, Br+, I+, है ना। F+ नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ एक बहुत गौर करने वाली बात है। NO2+ है, CH3+ है, CH3CO+ है, इसको हम एसाइलियम कार्बोकेटायन बोलते हैं, या मिथाइल कार्बोकेटायन है। ठीक है। Na+ है। इन सब में देखेंगे तो सब पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी। ये सब चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ले लें। ठीक है। और ऑब्वियसली रिएक्शन में ये सब इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना। तो ये सब के सब क्या बनेंगे, E+ बनेंगे, एक्सेप्ट दैट Na+। जो Na+ है, भले उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पर सोडियम आयन के अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। सोडियम आयन अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। जो कि हाईली अनस्टेबल है, और सोडियम का ऑक्टेट पूरा है, वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा। ठीक है। तो वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, है ना। और इसी तरह से रहता है, मतलब सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, भले उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसीज ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल ही हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होनी चाहिए, तभी वो एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है। तो ये सोडियम, बस सोडियम पर्टिकुलरली इसमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बाकी सब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। बाकी बात करें इसमें, ये जो सेकेंड वाली लाइन लिखी हुई है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब के सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएंगे, BF3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बनता है। अरे ये कैसा लिखा रहा है,
BF3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा बनता है। यहाँ पे फ्लोर जो बोरॉन है 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो टोटल बॉन्ड बनाने के बाद जो टोटल उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 6 आ रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए होते हैं? 8। मतलब अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ऑब्वियसली ये चाहेगा कि भाई कोई अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे, है ना। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, रिएक्शंस में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इसीलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से BCl3 भी ऐसा ही होगा, है ना, सब जगह Cl लगा दो। SO2 SO3 वाले भी ऐसे ही होते हैं, देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ सल्फ़र भले ही 3 बॉन्ड बनाया हुआ है ना, टोटल 6 बॉन्ड बनाया हुआ है ना, और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन रिच जैसा दिखता है, पर एक्चुअली में इसके पास d ऑर्बिटल खाली है ढेर सारे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये फर्दर और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो SO2 SO3 ये सब के सब, CO2 ये सब के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगली वाली लाइन। अगली वाली लाइन, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लिख रखे हैं ना, ये सब फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में आते हैं H- है, F- है, फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है। यहाँ पे F- लिख रखा है, ऊपर वाले में नहीं लिख रखा है। उसका रीज़न है F+ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इस कार्बोक्सिलेट है, OH- है, ये सारे जो माइनस वाले हैं, ये नीचे की जो 2 लाइनें हैं, ये सब पे नेगेटिव चार्ज है, और ये सब के सब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सब F- भले ही ऑक्टेट पूरा है, पर वो दे तो सकता ही है। देने के बाद भी उसके पास 8 ही रहेंगे। ठीक है, देने के बाद भी 8 ही कैसे रहेंगे? F- है, ये है अपना F-, और इसने अगर मान लो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, सब मान लो कि कोई A है, तो भी ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस फ्लोरीन पे ही काउंट किए जाएंगे। इसलिए नेगेटिव चार्ज होने के बावजूद भी, नेगेटिव चार्ज है और वो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, चलो अगला वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में जो भी एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ये जो अगली लाइन है, इसमें सब के सब एटम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। जैसे H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो H2O में 2 लोन पेयर दिखाई देगा। तो ये लोन पेयर ये किसी और को दे सकता है रिएक्शन में। ROH है, एल्कोहल में भी ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ सभी के पास अगर सबका लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही से बनाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि इन सब के पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर तो है ही, है ना। ऑक्सीजन वाले केस में 2 है, नाइट्रोजन के पास में 1 है। तो ये सब के सब अपना जो लोन पेयर है वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ एग्जाम्पल की बात। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन बस यही था। ठीक है, 5 लोग हैं, इन 5 को बताना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, तो जैसे NH4+ है, तो NH4+ का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। ठीक है, लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, है ना। N पे पॉजिटिव चार्ज है, N के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है नाइट्रोजन की वो होती है 4। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर 3 ही होती है, 4 बना तो रहा है। तो 4 होती है, और 4 से ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, तो मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है क्या? बिल्कुल नहीं ले सकता। इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो 5 बॉन्ड बना लेगा, या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कैसे बनाएगा? तो पॉसिबल ही नहीं। दूसरा, क्या ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? है ही नहीं, तो देगा कहाँ से? तो NH4+ ना तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। मतलब NH4 क्या है?
कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जरूरी थोड़ा है ये। तो NH4 कुछ भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ जो बोर्ड पे लिखा है वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल हो ही, Na+ भी नहीं था, ठीक है। हाँ, कुछ किताबों में इसको इलेक्ट्रोफाइल लिख रखे हैं जस्ट बिकॉज कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि मतलब पॉजिटिव चार्ज सुन के ऐसा लगता है कि यार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होना चाहिए, लेकिन NH4+ Na+ ऑलरेडी इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, और उस चक्कर में पॉजिटिव चार्ज भले ही आ गया लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है। और स्टेबल है तो वो क्यों जाएंगे किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने, है ना, क्यों अटैक करेंगे किसी के ऊपर, क्यों किसी को परेशान करेंगे, है ना। शरीफ इंसान है, शरीफ स्पेसीज है। बात करते हैं H3O+ की। H3O+ का स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो ऐसा बनता है। इतनी देर में तो बना दिया होता। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है और एक पॉजिटिव चार्ज भी है। अगर ध्यान से स्ट्रक्चर बनाया जाए तो एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक लोन पेयर भी है। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला हो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज भी है तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा समझ में नहीं आता। तो अगर सही से स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 3 है ना, 3 से ज़्यादा नहीं बनाता, ठीक है। 2 नहीं होती, 3 है, देखो 3 बना रहा है, ठीक है, 3 होती है, ठीक। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जगह ही नहीं है ऑक्सीजन को रखने के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल तो है नहीं, ये 10 इलेक्ट्रॉन रख पाए। तो इलेक्ट्रॉन लेना तो इसके बस की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, किसी को दे सकता है तो दे देगा। अगर किसी कोई एटम A है उसको दे दिया, तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिया, जो कि थियोरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो सिर्फ 3 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ना तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका मतलब H3O+ भी क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। CCl2 देखते हैं। ऐसे तो देखने में न्यूक्लियोफाइल लग रहा है यार, है ना, लोन पेयर दिख रहा है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से एक चला गया इधर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने, दूसरा चला गया इधर क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने, ठीक है। ये रहा लूज डॉट स्ट्रक्चर। अब लूज डॉट स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है ढेर सारे लोन पेयर हैं तो ये ज़रूर से न्यूक्लियोफाइल होगा। पर ध्यान से अगर देखोगे तो कार्बन से 2 बॉन्ड बनाया है ना, मतलब ये 2 बॉन्ड से तो 4 इलेक्ट्रॉन आए, और ये जो 2 छोटे छोटे गोले हैं इससे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए, 8। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और इसको अपन डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। काफ़ी फेमस कार्बिन है, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है ना। और ये एक न्यूट्रल है, जैसा कि देख सकते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। स्टिल ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है तुमको अरे सर इतने सारे लोन पेयर भी तो हैं, ये लोन पेयर हैं पर ये दे थोड़े देगा, क्लोरीन क्यों देगा अपना लोन पेयर, ऑलरेडी इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो क्लोरीन जल्दी लोन पेयर देता नहीं, ठीक है। इन सब की बात करें तो इन सब के पास भी इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन से ऐसे सच कोई लोन पेयर तो नहीं है, है ना, पर पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इनके ऊपर अटैक करते हैं और ये सब भी एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बनते हैं, ठीक है। ये सब भी एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अभी बात करते हैं फिजिकल ऑर्गेनिक इफेक्ट्स की। ऐसे इफेक्ट जो रिएक्शन के रेट को या जो बीच में अटैकिंग स्पेसीज हैं उनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, है ना। मेनली 6 इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, वैसे होते तो बहुत सारे इफेक्ट हैं।
पढ़ना सिर्फ 6 के बारे में है। उसमें से एक है ये अपना स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, और दूसरा ये क्या हो जा रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, या इसको स्टेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, या इसको सिर्फ आई इफेक्ट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई इफेक्ट बोलते हैं उसको, रेजोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं, या इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना, अलग अलग किताबों में। तुम इसको एम इफेक्ट और आर इफेक्ट भी बोल सकते हो। मेरा नाम आर से शुरू है इसलिए मैं आर इफेक्ट लिखना पसंद करता हूँ, ठीक है। हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट बोल सकते हैं, एच इफेक्ट, और एक है एरोमेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो यही सारे जो 6 इफेक्ट्स हैं ये पूरे जीओसी में ढंग से पढ़ने हैं, है ना। और अगर ये सारे इफेक्ट समझ में आते हैं, है ना, खासकर से ये रेजोनेटिंग इफेक्ट, तो जो जीओसी है उसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है या स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस में जैसे क्या हो कि, है ना, ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं या ग्रुप्स हैं, वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते बनाते काफ़ी पास आ जाए, है ना, और उसकी वजह से उनके में रिपल्शन होने लग जाए, है ना। तो इस रिपल्शन को ही अपन स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ये जो धक्का मुक्की होता है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में या ग्रुप्स के बीच में, इसको ही अपन स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या लिखा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या इसके इफ़ेक्ट होंगे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं। 2 एटम और ग्रुप कैम व्हेन if 2 atom or group came enough near such that the distance between them become less than sum of their van der Waals radii, है ना। तो अगर उनके van der Waals radii से कम डिस्टेंस पे आ जाए, है ना, तो वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और इसी रिपल्शन को अपन स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये सिस ब्यूटेन है। तो अगर सिस ब्यूटेन में ध्यान से देखेंगे तो जो CH3 है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है। CH3 में इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे क्लाउड है। इसको सही से अगर बनाए ऐसा बनेगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो इस जगह पे कार्बन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनों का जो क्लाउड है और ये इलेक्ट्रॉनों क्लाउड, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों क्लाउड पे रिपल्शन होगा एक दूसरे से, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये दोनों CH3 क्या होना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे, और दूर जाना चाहेंगे लेकिन जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों दूर ऐसे जाना चाहते हैं पर बॉन्ड की वजह से जा नहीं पाएंगे, इसलिए इस जगह पे इस बॉन्ड में क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा। ये बॉन्ड में टेंशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये जो सिस ब्यूटेन के जो बॉन्ड्स हैं ना, ऐसा थोड़ा सा टेंस रहते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ अगर मैं ट्रांस ब्यूटेन में बात करूं, तो ट्रांस ब्यूटेन में भी CH3 के इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, लेकिन डिस्टेंस वाइज अगर देखा जाए तो दोनों CH3 के बीच का जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है। रिपल्शन यहाँ भी होगा, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम है, इस सिचुएशन में जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा। और ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो टेंशन होगा रिलेटिवली कम होगा उसके मुकाबले, ठीक है। अब मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ग्रुप आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक टेंस बॉन्ड जो होता है ना, जैसे स्ट्रेच है, तो इस जगह पे इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा और इस वाले बॉन्ड को तोड़ना रिलेटिवली मुश्किल होगा, ठीक है। तो इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो ये वाला रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, और वो वाला कम स्टेबल होगा। और ये स्टेबिलिटी का जो डिफरेंस है ये दोनों ही ब्यूटेन में, दोनों ही ब्यूटेन है, दोनों बस एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। इन दोनों में क्या रीज़न है कि एक ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है? सिर्फ एक, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड के बीच का रिपल्शन है वो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड के बीच के रिपल्शन से ज़्यादा है। और इसी इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड के बीच का जो रिपल्शन होता है
है ना। इसी को अपन स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। और स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ भी आएगा जनरली क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, रिपल्शन होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घटेगी, अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा है इसलिए वो कम स्टेबल है, ठीक है। ये होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। और स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसे कोई इसका हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेट करने वाला कोई मेथड नहीं होता, ये बस कॉमन सेंस से पहचानते हैं अपन कि हाँ भाई यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, ठीक है। ऐसे ही पहचानते हैं। और कॉमन सेंस होना चाहिए भैया, बिना कॉमन सेंस के तो काम चलेगा नहीं कहीं भी। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के अपन देख सकते हैं, ठीक। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस कुछ डिस्कशन है मॉलिक्यूल का कि अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या स्टेरिक हिंड्रेंस कितना लग रहा है, या इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से मॉलिक्यूल में क्या दिक्कतें आ रही हैं। ये सब चीज़ें अपन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पहले वाले कंपाउंड में जो कि ऑर्थोजाइलिन है, दूसरा वाला मेटाजाइलिन है और तीसरा वाला पैराजाइलिन है, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पैराजाइलिन है, दोनों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 CH3 लगे हुए हैं, 2 CH3 लगे हुए हैं, है ना। और दोनों CH3 में, इन दोनों केस में, इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड होंगे, है ना, सभी जगह पे CH3 पे इलेक्ट्रॉनों क्लाउड इक्वल होंगे, लेकिन इन दोनों केस में इलेक्ट्रॉनों क्लाउड के बीच का जो डिस्टेंस है वो तीनों ही केस में मिनिमम है। तो ऑब्वियसली इस केस में जो रिपल्शन होगा, इस केस में जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हिंड्रेंस होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो स्टेबिलिटी होगी इसकी काफ़ी कम होगी, रिलेटिवली इनके मुकाबले काफ़ी कम होगी, ठीक है। इसमें बात करें तो यहाँ भी डिस्टेंस अगर देखा जाए इन जनरल तो डिस्टेंस तो भी है, रिपल्शन तो यहाँ पे दिख ही रहा है, लेकिन पिछले वाले के मुकाबले, पहले वाले के मुकाबले जो डिस्टेंस है वो रिलेटिवली बढ़ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके मुकाबले थोड़ा कम रिपल्शन होगा, और इस वाले में इससे ज़्यादा डिस्टेंस तो आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस है तो इसमें मिनिमम रिपल्शन होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो स्टेबिलिटी है वो पता करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, क्या इस स्टेरिक हिंड्रेंस को और कम किया जा सकता है क्या, क्योंकि मॉलिक्यूल तो स्टेबिलिटी ही चाहेगा, कोई भी मॉलिक्यूल हो वो चाहेगा कि हम स्टेबल रहें, है ना। लेकिन क्या इस स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CH3 इस जगह पे टेट्राहेड्रल स्पेसीज है ना, टेट्राहेड्रल एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 है, केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा होगा। तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, और बेंजीन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक टेट्राहेड्रल शेप वाले स्ट्रक्चर को, यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल बनाने की कोशिश किया मैंने, है ना, दिमाग में तुम बनाओगे टेट्राहेड्रल कैसा होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड होगा वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होगा, ठीक है, स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जम्बल्ड होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर मैं इसको रोटेट करूँ, है ना, इसको रोटेट कर दूँ, तो जो रोटेशन के बाद से इस जगह पे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स के बीच का डिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं रोटेट भी कर देता हूँ मॉलिक्यूल को, मतलब इस CH3 को इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट भी कर देता हूँ, तो भी जो डिस्टेंस है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, और जब कोई चेंज नहीं आएगा तो रिपल्शन अभी भी मेंटेन रहेगा। तो कुछ भी करके हम ये रिपल्शन को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो मॉलिक्यूल को इस रिपल्शन के साथ ही रहना पड़ेगा, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता,
वो मजबूर है, हाँ कोशिश करेगा कि ये रिपल्शन कम हो, है ना, इन फ्यूचर। तो कभी मौका मिले, है ना, कोई बाहर से रिएजेंट आया, कोई मौका मिले तो वो कोशिश करेगा कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो जाए मेरी, है ना, कोशिश तो रहेगी हमेशा उसकी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे कि ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा पाए या स्टेरिक हिंड्रेंस को कम कर पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो CS3 है वो टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल में घुमा के भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है और हर साइड में इक्वली डिस्टेंस है, घुमाएंगे तो भी डिस्टेंस वही रहेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, फिर भी रिपल्शन तो है ही, और उसको भी वो मिनिमाइज़ करना चाहेगा लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से घुमाने के बाद भी डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, पर वो ऊपर वाले से कम तकलीफ़ में होगा, मतलब ये वाला सोचेगा कि ठीक है भाई जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, है ना। लास्ट वाला सबसे ज़्यादा खुश सुखी इंसान है, क्योंकि यहाँ पे जो CS3 है वो बहुत दूर है, इससे ज़्यादा दूर तो जा भी नहीं सकते, है ना। तो जब जा ही नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे रहने तो वो कम करने की कोशिश भी नहीं करेगा, उसमें ऑलरेडी कम है। लेकिन इस बेचारे का दुख देखो, इसके पास तो 3 CS3 है और तीनों में जो रिपल्शन होगा ऑब्वियसली वो काफ़ी नज़दीक हैं, तो इनके बीच में रिपल्शन जो आएगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और इसकी मजबूरी ऐसी है कि टेट्राहेड्रल है और घुमाने के बाद भी डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन मिनिमाइज़ नहीं कर पाएगा बेचारा, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, हाँ इस वाले में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जैसे 1 to 4 ट्राईमिथाइल बेंजीन है, अगर हम इसकी बात करें तो इस वाले में इसके मुकाबले रिलेटिवली कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टिल स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे है और इसको मिनिमाइज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 मिथाइल ग्रुप अगर रखे जाए ना तो इससे ज़्यादा दूरी पे तो रख ही नहीं सकते। इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये इससे ज़्यादा ही रिपल्शन आएगा। ठीक है, तो ये सबसे सुखी प्राणी है इन सब में। हालांकि उन दोनों में मतलब इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा सा दुखी रहेगा, क्योंकि एक और एक्स्ट्रा CS3 आ रहा है जो कि उसमें ऐड कर रहा है। ठीक है, तो रिपल्शन है, मिनिमाइज़ होने का कोई तरीका नहीं। ठीक है ना। बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की। NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 जो क्या होता है, अगर NO2 का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हो गया ना तो तुम्हें दिखाई देगा कि यहाँ पे NO2 एक प्लेनर कंपाउंड है, ये sp2 हाइब्रिडाइड, और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब प्लेनर स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड होगा वो मोर और लेस प्लेनर ही होगा, है ना, इस प्लेन में रहेगा। पर फिर भी NO2 अगर है यहाँ पे तो ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे रिपल्शन तो होगा ही, है ना। और मॉलिक्यूल क्या चाहेगा कि किसी तरह से यार मिनिमाइज़ किया जाए इसको, है ना, किसी तरह से तो मिनिमाइज़ करें। तो ये क्या करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है ना, इन तीनों सिंगल बॉन्ड्स के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है। ये क्या करेगा, NO2 को अगर मैं एक प्लेन में बनाता हूँ, जैसे मैं एक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, है ना, एक ही प्लेन में बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन आएगा। नेगेटिव चार्ज अभी नहीं दिखाया, अब दिखा दे रहा, काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन आएगा। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल चाहेगा कि ये स्टेबिलिटी को कुछ तो करके बढ़ाया जाए। और सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री है, तो अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट कर दूँ ना, देखो इस बॉन्ड को अगर इस बॉन्ड के अबाउट ऐसे रोटेट कर देता हूँ, इस वाले बॉन्ड के अबाउट, दूसरे कलर का पेन देते हैं, इस बॉन्ड के अबाउट अगर मैं रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, ये जो ऑक्सीजन है वो अंदर चला जाएगा, ये ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है ना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों क्लाउड के बीच का डिस्टेंस
थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसको रिलीफ मिल जाएगा। और इसी वजह से इस तरह के मॉलिक्यूल में जो NO2 होता है वो प्लेन में नहीं रहता है ना, ये अपना प्लेन छोड़ के परपेंडिकुलर हो जाता है। और परपेंडिकुलर होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में जो ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस है वो कम हो जाता है और उससे उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिससे रिलीफ मिल जाता है। हालांकि बॉन्ड तो तोड़ ही नहीं सकता, उसी में रोटेट करके जैसे मिनिमाइज़ करना है तो ये मिनिमाइज़ कर लेता है, ठीक है, ये मिनिमाइज़ कर लेता है। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इन दोनों ही केस में अगर दोनों ग्रुप्स को मैं एक प्लेन में रखता हूँ, है ना, तो उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और स्टेबिलिटी काफ़ी घट जाएगी। इसलिए ये दोनों ही ग्रुप क्या करते हैं, प्लेन छोड़ के बाहर चले जाते हैं, प्लेन छोड़ के बाहर चले जाएंगे। और प्लेन छोड़ के बाहर चले गए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ अगर देखें तो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्लेनर में अगर रखेंगे, स्टेरिक एंट्रेंस है कि नहीं है। एक्चुअली में यहाँ देखा जाए तो ऐसा लगता है कि OH और NO2 के बीच में रिपल्शन हो रहा है, पर टेक्निकली अगर स्ट्रक्चर सही से बनाएंगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों बीच के ग्रुप में, ठीक है। अब दो ग्रुप रिपेल करेंगे तो उनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, फिजिक्स में पढ़े होगे तुम लोग, रिपेल करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है ना, तो उनकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। लेकिन अगर अट्रैक्शन होने लग जाए, है ना, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है कि नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस तो तब होता है ना जब रिपल्शन होता है, यहाँ तो अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये क्या चाहेगा, इस अट्रैक्शन को कम करना चाहेगा। पागल हो गया क्या, क्यों कम करना चाहेगा, अट्रैक्शन से तो स्टेबिलिटी आ रही है, और स्टेबिलिटी तो हर कोई चाहता है ना। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो इस कंपाउंड का नाम है, ये कभी भी ये नहीं चाहेगा कि NO2 अपना प्लेन छोड़े, क्योंकि प्लेन छोड़ेगा तो डिस्टेंस O और H के बीच का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो घट जाएगा और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो NO2 कभी भी प्लेन नहीं छोड़ेगा, इसी प्लेन में रहेगा, और OH भी ऐसे ही प्लेन में रहेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, उल्टा स्टेरिक हिंड्रेंस का उल्टा है, लाइक अट्रैक्शन, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये दो बड़े बड़े ड्यूट्रियम लगा रखे हैं, और NO2 है तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े बड़े ड्यूट्रियम क्या होता है, ड्यूट्रियम का एक साइज होता है। ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है, तो जितना हाइड्रोजन तो पहले से भी यहाँ पर लगा हुआ है। अगर कुछ ना करो, जैसे कुछ ना लगाओ, सिर्फ नाइट्रो लिखो, तो यहाँ हाइड्रोजन तो लगा ही है, और जो साइज हाइड्रोजन का होता है वही साइज ड्यूट्रियम का होता है। तो जब हाइड्रोजन से स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो नाइट्रोजन से कहाँ से, सॉरी ड्यूट्रियम से कहाँ से होगा, ठीक है। हाँ, अगर इस D की जगह पे हम कोई छोटा सा I लिख देते हैं, I भले ही छोटा सा होता है लिखा है, पर एक्चुअली में जो आयोडीन का साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन आएगा और NO2 अपना प्लेन छोड़ देगा फिर से, ठीक है। NO2 अपना प्लेन छोड़ देगा और स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करेगा, अगर I रहता तो, ठीक है। वैसे दे देना चाहिए था। हाँ देखो, जैसे यहाँ CH3 लिखा हुआ है, तो CH3 बड़ा ग्रुप है, एक टेट्राहेड्रल ग्रुप है, एक मतलब स्फेरिकल टाइप का इसका इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है, पर NO2 एक प्लेनर ग्रुप है। तो प्लेनर में अगर CH3 को रखेंगे, इसी प्लेन में रखेंगे, तो NO2 का CH3 से बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, जिसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये क्या करेगा, प्लेन को छोड़ देगा, ठीक है। प्लेन को छोड़ देगा, तो इसमें एक ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन अंदर होगा, और नाइट्रोजन तो खैर प्लेन नहीं रहेगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस है, पर यहाँ पे क्या साइनाइड प्लेन छोड़ पाएगा, यही सोचने वाली बात है।
यहाँ पे नाइट्रोजन एक सेकेंड, यहाँ CH3 रखेंगे और यहाँ CH3 रखेंगे, तो यहाँ जो साइनाइड है अगर ठीक से स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होता है। तो अगर ये अपना बॉन्ड यहाँ रोटेट भी कर देगा ना, तो डिस्टेंस पे CH3 से डिस्टेंस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो वो घटा ही नहीं पाएगा डिस्टेंस, तो जब घटा ही नहीं पाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्या ज़रूरत है, क्यों घुमाएगा, ठीक है। तो इस वाले सिचुएशन में साइनाइड घटाना चाहता है, पर घटाने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। NO2 घटा सकता है क्योंकि NO2 प्लेनर है, एक बार घुमा देंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ इस केस में डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को डिस्कस करनी थी, जो कर दी हैं, है ना। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, वही बातें कर रहे थे, ठीक है।